गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग आज राज्य के नीति निर्देशक तत्व को पढ़ेंगे। ठीक। और कल की क्लास में मौलिक अधिकार पूरी तरह कवर हो चुका था। ठीक। तो आज हम लोग देखते हैं नीति निर्देशक तत्व। और आज नीति निर्देशक तत्व को पीपीटी के माध्यम से बच्चों में पढ़ाऊंगा, क्योंकि इसमें लिखना ज़्यादा पड़ता, समझ रहे हो, लिखना ज़्यादा पड़ता है। इस वजह से इसका पीपीटी मैंने तैयार करा लिया है और क्लास थोड़ी आपकी ये जल्दी खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलो तो समय व्यर्थ न करते हुए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ठीक। यहाँ बच्चों आ गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यहाँ पे साफ साफ लिखा है। ठीक है, तो यहाँ हम देखें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। सबसे पहले बच्चों बात यह है कि नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, को लाने का उद्देश्य क्या है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्वों को लाने का उद्देश्य क्या है। तो नीति निर्देशक तत्वों को लाने के उद्देश्य की बात करें बच्चों, तो देखो यहां लिख दे उद्देश्य। ठीक है, उद्देश्य। तो उद्देश्य क्या है, पीपीटी में ये बात मैंने नहीं ऐड किया है। ठीक है, उद्देश्य क्या है, लोक कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना स्थापना करना। ठीक, स्थापना करना। दूसरा वर्ड देखें अगर, तो सामाजिक और आर्थिक, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना। सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना। ठीक। अब मैटर ये है मैटर ये है कि लोक कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट। ठीक है, वेलफेयर स्टेट का मतलब होता क्या है। ठीक है बच्चों, तो वेलफेयर स्टेट का मतलब यह है कि किसी एक विशेष वर्ग का, ध्यान रखना बच्चों, वेलफेयर स्टेट का यहां पे मीनिंग क्या होगा कि किसी एक विशेष वर्ग का डेवलपमेंट ना करके सभी लोगों का समान रूप से डेवलपमेंट करना, उनका विकास करना, क्या कहलाता है, लोक कल्याणकारी, ठीक है, कार्य। तो अब सभी लोगों का समान रूप से अगर हम विकास करेंगे तभी हम लोक कल्याणकारी राज्य कहलाएंगे, ऐसे नहीं कहलाएंगे। वेलफेयर स्टेट कहलाने के लिए हमें क्या करना होगा, भारत की जो 140 करोड़ की जनता है सबको समान रूप से साथ लेके चलना होगा। ठीक है, और उनका जो है रहन सहन, शिक्षा वगैरह जो है, आर्थिक स्थिति उनकी जो है, सामाजिक स्थिति जो उनकी है, उसको क्या करना होगा, ऊपर लाना होगा। ठीक है, तो जब सबका साथ साथ विकास करेंगे, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में हुआ चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में हुआ, ठीक, तो हम क्या कहेंगे कि हम वेलफेयर स्टेट बनने की दिशा में अग्रसर है। ठीक है, यानी कि लोक कल्याणकारी राज्य स्थापना करने की दिशा में हम प्रयासरत हैं। तो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र, समझ रहे हो बच्चों, तो मतलब यह है कि समाज में कहीं कोई भेदभाव न रहे, भेदभाव की स्थिति न रहे कि एक वर्ग जो है बहुत सम्मानित है और दूसरा वर्ग जो है वो सम्मानित नहीं है या उसका कम रिस्पेक्ट है। तो सामाजिक दृष्टिकोण से भी क्या करना है, भारत के सभी लोगों को समान रूप से लाके खड़ा करना है। ठीक, और दूसरी बात, आर्थिक जो विषमता है, आर्थिक विषमता उसको भी दूर करना है। एक व्यक्ति हमारे समाज में ऐसा है जो साइकिल से चल रहा है, ठीक है, एक व्यक्ति ऐसा है जिसको 2 वक्त का खाना नहीं मिल रहा है। ठीक, तो ये स्थितियां नहीं होनी चाहिए। और एक व्यक्ति ऐसा है, ठीक, कि जिसके पास जो है अरबों खरबों की संपत्ति है, तो ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। तो है क्या, सामाजिक और आर्थिक रूप से है क्या, बराबरी हो। तो बराबरी में बच्चों एक बात याद रखना, लोकतांत्रिक देशों में और विशेष रूप से जहां पे पूंजीवाद प्लस समाजवाद दोनों है, ठीक है, वहां पे इकोनॉमिकली हर कोई इक्वल हो जाए ये तो पॉसिबल नहीं है, परंतु जीवन की जो मूलभूत जरूरत है, जीवन की जो मूलभूत जरूरत है
उससे वंचित रहे कोई वर्ग, तो ये हम लोक कल्याणकारी देश बनने की दिशा में नहीं बढ़ रहे हैं। समझ रहे हो? तो यही बात है कि आर्थिक लोकतंत्र भी स्थापित करना होगा, ठीक है। यानी कि जीवन की जो मूलभूत जरूरत है कम से कम वो तो पूरी होनी ही चाहिए। बाकी हर कोई अपनी योग्यता के अनुसार धन का अर्जन करता है, ठीक। तो ओवरऑल हम बात करें कि क्या उद्देश्य है नीति निर्देशक तत्वों को लाने का, तो नीति निर्देशक तत्वों को लाने का जो मेन उद्देश्य है वो ये है भारत को एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाना, ठीक ना। लोक कल्याणकारी राज्य का मतलब क्या है, ठीक है, कि किसी एक वर्ग विशेष को कोई स्पेशल सुविधाएं नहीं दी जाएंगी, ठीक है। किसी एक वर्ग विशेष को कोई स्पेशल सुविधा नहीं दिया जाएगा, है क्या, सबको समान रूप से आगे बढ़ाया जाएगा, ठीक है, आगे बढ़ाया जाएगा। अच्छा, अब मैंने अगर कहा कि किसी एक वर्ग विशेष को स्पेशल सुविधा नहीं दिया जाएगा, तो बच्चों इसको इस रूप में मत ले लेना कि सर आरक्षण तो मिल ही रहा है, ठीक है। तो आरक्षण इसीलिए मिल रहा है कि क्या हो, बराबर हो सब लोग। एक वर्ग बहुत ऊंचाई पे है और दूसरा वर्ग क्या है, नीचे है, तो ये क्या हो, ये बराबरी पे आए, इसलिए आरक्षण प्रदान किया गया। आरक्षण जो है ये विषमता को बढ़ाने के लिए नहीं प्रदान किया गया, विषमता को कम करने के लिए प्रदान किया गया। और ये विषमता जिस दिन कम हुई उस दिन सरकार अगर वोट बैंक की राजनीति छोड़ दी तो आरक्षण भी खत्म हो जाएगा। तो है क्या, समाज के जो वंचित तबके के लोग हैं उनको आप समाज की मुख्य धारा में ले आइए, ठीक है, उनको भी समान रूप से जो है अवसर प्रदान करिए, आर्थिक स्थिति उनकी भी और लोगों की तरह अच्छी हो, तो फिर ऑटोमेटिक ये चीजें समाप्त हो जाएंगी। हालांकि मैं यहाँ पे कहीं भी आरक्षण का, ठीक है, विरोध समर्थन वगैरह वगैरह मैं कुछ यहाँ पे इस विषय पे नहीं बोल रहा हूँ, ठीक। हम लोग अब देखें कि इसका उद्देश्य तो पता चला, ठीक। अब इसमें आगे हम लोग को जानना क्या है, तो हम लोग देखे हैं कि सबसे पहले कोई भी चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो किसी भी चैप्टर में हम लोग भाग और अनुच्छेद, ठीक है, भाग और अनुच्छेद सबसे पहले देख रहे हैं। तो अब बच्चों देखा जाए संविधान के किस भाग में, ठीक है, संविधान के किस भाग में मौलिक नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है, तो भाग 4 में। अच्छा, इसका आर्टिकल क्या होगा, तो आर्टिकल स्टार्ट होगा 36 से और जाके एंड होगा कहाँ पे, 51 पे, ठीक है। तो 36 से 51 तक में क्या है, नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख, ठीक। और उद्देश्य मैंने बताया ही, लोक कल्याणकारी राज्य की क्या करना, स्थापना करना, ठीक है। दूसरी बात, ये इसका स्रोत क्या है, इसका स्रोत क्या है, कहां से ये लिया गया है, तो कहां से लिया गया है, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक ना, आयरलैंड के संविधान से। हमारा जो भारत शासन अधिनियम 1935 जो था, ठीक है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 में भी, ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 में भी नीति निर्देशक तत्वों के उल्लेख थे। परंतु भारत शासन अधिनियम 1935 जो है ये भी कहां से लिया नीति निर्देशक तत्व, ये भी लिया है कहां से, आयरलैंड से। समझ रहे हो, आयरलैंड से ही इसमें, तो इसलिए आंसर हमारा क्या होता है, आयरलैंड होता है, ठीक। अब बच्चों यहां देखिए अनुच्छेद 36, ठीक है, तो 36 से 51 तक हम लोग को देखना है, ठीक है, 36 से 51 तक देखना है। तो अब देखो आर्टिकल 36, अब ये क्या कह रहा है, तो आर्टिकल 36 इसमें लिखा है कि इस अनुच्छेद में राज्य की वही परिभाषा दी गई है जो परिभाषा अनुच्छेद 12 में दिया गया है। तो अब देखो मौलिक नीति निर्देशक तत्व, कल मैंने मौलिक अधिकार पढ़ाया है तो बार बार वही दिमाग में आ रहा है। नीति निर्देशक तत्व जो है इसके साथ एक बात क्या याद रखनी है जो कि पीपीटी में नहीं है, ये नीति निर्देशक तत्व ये सकारात्मक है, ठीक ना, सकारात्मक। जबकि मौलिक अधिकार को मैंने क्या बताया था बच्चों, मौलिक अधिकार को मैंने बताया था कि वो क्या है, नकारात्मक है, नकारात्मक। यानी कि मौलिक अधिकार में हमने देखा कि राज्य ये काम नहीं करेगा, राज्य वो काम नहीं करेगा, राज्य जनता के मौलिक अधिकारों को ऐसे नहीं छीनेगा वैसे नहीं छीनेगा। हर जगह हमने क्या है, नहीं नहीं शब्द को देखा है। तो ये जो नहीं शब्द यूज हो रहा है, ठीक है, निगेटिविटी जो दिखा रहा है वही क्या है, वही नकारात्मक तत्व है। मगर जब हम देखेंगे नीति निर्देशक तत्व तो इसमें देखेंगे राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वो लोगों को रोजगार प्रदान करे, ठीक है,
लोगों को रोजगार प्रदान करे, लोगों को समान नागरिक संहिता के तहत ले आए। तो अब हम लोग को ऐसे मिलेगा। तो अब राज्य का कर्तव्य होगा, तो यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव बात दिख रही है, समझ रहे हो, यानी कि सकारात्मक बात दिख रही है। तो इसलिए नीति निर्देशक तत्व क्या है, सकारात्मक भाव लिया हुआ है, ठीक है, सकारात्मक। तो ये अंतर पूछता है कि नीति निर्देशक तत्व सकारात्मक है कि नकारात्मक, तो सकारात्मक, ठीक है। अच्छा, अब देखें तो राज्य की परिभाषा। अब देखो बच्चों, बार बार यहाँ पे हम लोग को राज्य शब्द देखने को मिलेगा, तो देखो है क्या। जैसे जब मौलिक अधिकार हम लोग पढ़ रहे थे, तो मैंने मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 13 बताया था। अनुच्छेद 13 जब बताया था, तो 13 में हमने ये लिखा था कि राज्य ऐसा कोई काम नहीं करेगा जो जनता के मौलिक अधिकार को कम करता हो या छीनता हो, ठीक। तो कौन नहीं करेगा, राज्य नहीं करेगा। भाई ये राज्य कौन है, तब ये राज्य कौन है, तो मैंने क्या बताया था अनुच्छेद 12 में, ठीक है, राज्य क्या है, तो अनुच्छेद 12 याद करो, मैंने बताया था भारत सरकार प्लस संसद, राज्य सरकार प्लस विधानमंडल, स्थानीय प्राधिकारी एवं अन्य प्राधिकारी। अन्य प्राधिकारी को बताया था हर सरकारी संस्थान, ठीक। तो अब यहां भी वही बात आ गई कि राज्य जो है अपने नागरिकों को, ठीक है, निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करेगा, स्त्री एवं पुरुष दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन देगा। तो अब यहाँ देख रहे हैं हर तरफ राज्य की बात आ रही है। तो अब यहाँ पे मैटर हो गया कि अच्छा यहाँ राज्य का मतलब क्या है। तो बच्चों याद रखो, यहाँ राज्य का मतलब क्या है, वही ये राज्य भी वही है जो अनुच्छेद 12 में देखे थे। यानी कि क्या, अनुच्छेद 36 की बात करें तो यहाँ भी राज्य को लेके क्या लिखना है, भारत सरकार प्लस संसद, राज्य सरकार प्लस विधानमंडल, स्थानीय प्राधिकारी एवं अन्य प्राधिकारी। तो इसलिए ये बात ना लिख के हमारे संविधान निर्माताओं ने, चूंकि दो जगह परिभाषाएं आ रही थी, तो इसलिए हुआ क्या, दो जगह परिभाषा आ रहा था, तो इन्होंने 36 में परिभाषा क्या लिखा कि इस अनुच्छेद में राज्य की वही परिभाषा है जो परिभाषा अनुच्छेद 12 में दिया गया, ठीक है। तो यानी कि परिभाषा हम लोग को 12 में देखने की जरूरत नहीं है। तो अब यहाँ क्वेश्चन बनाएगा। अब क्वेश्चन एग्जामिनर क्या बनाएगा, अब सुनो जरा ध्यान से बच्चों, क्वेश्चन क्या बनाएगा। अब क्वेश्चन ये बनने वाला है कि मान लो ऑप्शन मिला ए अनुच्छेद 12 और बी मिला अनुच्छेद 36, और पूछा निम्नलिखित में राज्य की परिभाषा कहाँ दी गई है। तो परिभाषा तो दोनों में दी गई है, परंतु हम आंसर किसको मानेंगे, आंसर मानेंगे 12 को। क्यों मानेंगे, क्योंकि 12 में देखो बच्चों डिफाइन किया हुआ है, राज्य की परिभाषा को डिफाइन किया है, जबकि 36 में डिफाइन नहीं किया, बस बोल दिया है क्या कि यहाँ पे राज्य की वही परिभाषा होगी जो परिभाषा अनुच्छेद 12 में दी गई है। बात क्लियर, ठीक। आगे चलते हैं। अब आर्टिकल 37, अब यहाँ देखो इस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय, ठीक ना, इनफोर्सेबल, ठीक है, न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय इनफोर्सेबल नहीं है, ठीक, परंतु नीति यानी पॉलिसी बनाते समय नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखना आवश्यक होगा, ठीक। अब देखो नीति निर्देशक तत्व जो है न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, मतलब क्या है इस बात का, इसको जरा समझना। देखो ये ऐसे हम देख लें, ऐसे देख लें फंडामेंटल राइट, और यहां देख लें नीति निर्देशक तत्व, ठीक, नीति निर्देशक तत्व। अब देखो क्या है, फंडामेंटल राइट जो है ये इनफोर्सेबल है, प्रवर्तनीय है, और नीति निर्देशक तत्व प्रवर्तनीय नहीं है, ठीक। प्रवर्तनीय नहीं है, इसका मतलब क्या है, मतलब समझना बच्चों, मतलब यहाँ पे ये है कि जब कभी, ठीक है, जब कभी मौलिक अधिकार छीना जाएगा तो हम क्या होगा, अपने मौलिक अधिकार को वापस पाने के लिए कहां जा सकते हैं, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, ठीक। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट क्या करेंगे,
ऋण जारी करेंगे, ऋण जारी करेंगे और हमारे मौलिक अधिकार जो छीने गए हैं उनको वापस दिलवा देंगे। परंतु, ठीक है, परंतु नीति निर्देशक तत्व प्रवर्तनीय नहीं है। ठीक, अब नीति निर्देशक तत्व में जो बात कही गई है, हम इसको शॉर्ट में बोले डीपीएसपी, डीपीएसपी में जो बात कही गई है, अगर सरकार उसको पूरा ना करे, राज्य उसको पूरा ना करे, तो हम न्यायालय में नहीं जा सकते। ठीक है, जैसे जितनी योजनाएं बच्चों आज हम लोग के सामने हैं, भारत सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जितनी योजनाएं हम लोग के सामने हैं, जो जो योजनाओं का लाभ हम लोग को मिलता है, वो सारी योजनाएं कहाँ से प्रेरित हैं? नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी से प्रेरित हैं। अगर डीपीएसपी नहीं होता तो फिर यहाँ पे कोई योजना दिखती नहीं। ठीक है, तो अब पॉलिटिकल साइंस में नहीं जाना चाहेंगे, बहुत शॉर्ट में बस बता देता हूँ। सरकार में एक लोकतांत्रिक सरकार होता है, एक सीमित सरकार होता है। तो जो सीमित सरकार होता है वो क्या होता है? तो सीमित सरकार केवल शासन करता है, जनता के कल्याण के लिए कोई विशेष कार्य नहीं करता, तो उसे बोलते हैं सीमित सरकार। और जो हमारी लोकतांत्रिक सरकार होती है, तो इसमें लोक कल्याण की भावना होती है। ठीक है, तो वो शासन करने के साथ साथ वो क्या करेगा? हम लोगों के कल्याण के लिए विभिन्न विभिन्न प्रकार की योजनाएं भी लाएगा। तो आज हमारे समाज में बहुत सारी योजनाएं हैं, सरकार की बहुत सारी योजनाएं चलती हैं। ठीक है, आयुष्मान भारत योजना, मनरेगा, समझ रहे हो, उज्ज्वला योजना, कितनी योजनाओं के नाम बताए, बहुत योजनाएं हैं। तो ये योजनाएं कहाँ से आई हैं? नीति निर्देशक तत्व से आई हैं। तो अब क्यों मैं इस बात की चर्चा करने लगा, प्लानिंग्स की, योजनाओं की? तो अब इसकी चर्चा इसलिए करने लगे क्योंकि योजनाएं जो हैं नीति निर्देशक तत्व से प्रेरित हैं, उसी की वजह से आ रही हैं। तो अगर इनको सरकार अमल में ना लाए तो हम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट हमको सब्सिडी प्रदान करती है, गवर्नमेंट हमको क्या करती है? सब्सिडी प्रदान करती है। तो अब ये सब्सिडी प्रदान कर रही है गवर्नमेंट हमको, जैसे सिलेंडर पे अब देखो, पहले सब्सिडी अच्छा खासा आता था, 300, 350, 400 तक आते थे, मगर अब सिलेंडर 1200 के लगभग हो चुका और सब्सिडी कितना आ रहा है? सब्सिडी 49 रुपये आ रहा है। एक तरह से हम कहें अगर कि सब्सिडी खत्म हो गया है तो कोई बहुत गलत बात नहीं होगी। तो सरकार ने सब्सिडी तो देखा जाए तो खत्म ही कर दिया, और ये सब्सिडी मिल किसकी वजह से रहा था? नीति निर्देशक तत्व की वजह से। तो अब छीन तो लिया एक अधिकार, तो क्या हम कोर्ट जा सकते हैं? नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि नीति निर्देशक तत्व प्रवर्तनीय नहीं है। बात समझ में आया? जबकि मौलिक अधिकार छीना गया होता तो हम न्यायालय जा सकते थे। ठीक है, न्यायालय जा सकते थे। क्यों? क्योंकि ये प्रवर्तनीय है। ओवरऑल संविधान निर्माताओं ने क्या जोड़ा 37 में ये जोड़ा कि नीति निर्देशक तत्व प्रवर्तनीय नहीं है, परंतु जब कभी आप कानून बनाइएगा, जब कभी आप कोई नियम बनाइएगा, नीति का जब निर्माण करिएगा, तो नीति निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखिएगा। क्यों? क्योंकि नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, यानी कि सबको साथ लेके चलना, सबका विकास करना। तो हमारी सरकार का, केंद्र सरकार का स्लोगन भी है, सबका साथ सबका विकास। समझ रहे हो? तो अब देखो, यहाँ पे हमने लिखा है प्रवर्तनीय है और यहाँ पे लिखा है प्रवर्तनीय नहीं। बात क्लियर? ठीक। 37 में आते हैं वापस। ठीक है, 37। तो अब देखो, इन तत्वों को ध्यान में रखना क्या होगा? आवश्यक होगा। यही बात लिखा है, इन तत्वों को ध्यान में रखना आवश्यक होगा। ठीक है, यानी कि क्या? नीति निर्देशक तत्व प्रवर्तनीय नहीं है, परंतु ये मतलब नहीं है कि प्रवर्तनीय नहीं है, जनता अगर जा नहीं सकती है कोर्ट में तो आप जो है जनता के लिए कुछ करे ही मत। तो ये लोकतंत्र है बच्चों। यहाँ लिखा हुआ है प्रवर्तनीय नहीं है, तो इससे बहुत कोई समस्या नहीं है। क्यों समस्या नहीं है? आज अगर आप जो है योजनाएं ला के हमारा डेवलपमेंट नहीं करेंगे, हमारा विकास नहीं करेंगे, हमारा ग्रोथ नहीं कराएंगे, तो होगा क्या? फिर 5 ईयर बाद इलेक्शन होगा, इलेक्शन होगा तो फिर हम उसका जवाब वहां पे देंगे। तो कोई सरकार रहे वो काम जरूर करेगी। क्यों? क्योंकि सरकार का निर्माण ही होता है जनता के द्वारा। ठीक है, और लोकतंत्र में सर्वे सर्वा कौन है? जनता। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं अनुच्छेद अगला।
ठीक है, आर्टिकल 38, आर्टिकल 38, राज्य का यह दायित्व होगा कि वह सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय से परिपूर्ण समाज की क्या करे, स्थापना करे तथा आय की असमानता को कम करे। ठीक, अब यहां बच्चों क्वेश्चन सुन लो। क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात, ठीक है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात कहाँ की गई है? ठीक, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात, अब देखो क्वेश्चन, सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय, ठीक है, इसकी बात कहाँ की गई है? तो याद रखना बच्चों, कहाँ की गई है? दो जगह की गई है। दो जगह कौन है? तो पहला डीपीएसपी, नीति निर्देशक तत्व, और दूसरा कहाँ किया गया है? दूसरा किया गया है प्रस्तावना। प्रस्तावना में कैसे? सुन सुन, हम लोग देखें ना, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, ठीक है, तो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक शब्द जो है हम लोग प्रस्तावना में भी देख चुके हैं। इसलिए यहां अगर ऑप्शन दे दिया 1 2 3 4 और 3 दिया, 3 दिया सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय शब्द का यूज कहाँ हुआ है, ये 3 ऑप्शन दिया, और एक ऑप्शन दिया पहला एवं दूसरा दोनों। अब बच्चों जान लो हमारा आंसर क्या है, ये वाला है, ठीक ना, ये। तो नीति निर्देशक तत्व और प्रस्तावना दोनों जगह पे सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात की गई है, ठीक है। तो यहां हम देख रहे हैं सामाजिक आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय से परिपूर्ण समाज की स्थापना करे तथा आय की असमानता को क्या करे, आय की असमानता को कम करे, ठीक, आय की असमानता को कम करे। तो अब देखो आय की असमानता कम करने का मतलब क्या है? जैसे समाज में ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक वर्ग बहुत ज्यादा अमीर हो और एक वर्ग के पास 2 जून की रोटी भी न हो, समझ रहे हो? तो ये क्या हो गया, ये आय की असमानता हो गई। तो हमारे समाज में आय की असमानता नहीं रहनी चाहिए, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38, ठीक। अब देखें 39A और 39A। अब बड़े गौर से बच्चों समझना, 2 अनुच्छेद हम लोग को दिख रहे हैं, ठीक है, एक 39A यहां भी दिख रहा है, एक 39A यहां भी दिख रहा है, परंतु दोनों में एक अंतर है। अंतर क्या है? यहाँ पे ब्रैकेट में ए है और यहाँ पे देखो बच्चों ब्रैकेट नहीं है, कैपिटल ए लिखा हुआ है। तो याद रखो जब कभी कोई आर्टिकल ब्रैकेट में हो, जैसे 39A बी सी डी ई एफ, ठीक, ऐसे अगर है तो याद रखो ये उस अनुच्छेद 39 का एक खंड है, ठीक ना, उसका एक पार्ट है। परंतु परंतु अगर ऐसे विदाउट ब्रैकेट ऐसे अगर दिखा यहाँ, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये एक क्या है, स्वतंत्र अनुच्छेद, ठीक ना, ये क्या हो गया, एक स्वतंत्र अनुच्छेद हो गया, ठीक है। चल, तो यही बात समझाना था। तो अब देखते हैं हम लोग इसको। राज्य का यह कर्तव्य होगा, राज्य मतलब क्या, वही अनुच्छेद 12 वाला, यार राज्य याद कर लो, कि वो स्त्री एवं पुरुष सभी को जीविका का समान रूप से अवसर उपलब्ध कराएं। तो क्या उपलब्ध कराया सरकार ने? बिल्कुल कराया। लॉकडाउन जब लगा तो लॉकडाउन में हर कोई परेशान रहा, सरकारी गवर्नमेंटेड जॉब वालों को छोड़ के हर कोई परेशान रहा, आर्थिक परेशानी की बात कर रहे हैं, बाकी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से तो कोई बचा नहीं, ठीक है, परेशान होने से। तो
स्त्री एवं पुरुष सभी को जीविका का समान रूप से क्या करेगा, अवसर उपलब्ध कराएगा। तो लॉकडाउन में राशन की दुकानों से, ठीक है, इसको बच्चों क्या करना है, जो आज योजनाएं चल रही हैं, जो कल चल चुकी हैं, ठीक, या जो आने वाला है, उस अब उन योजनाओं में कौन सी ऐसी योजना है जो किसी अनुच्छेद के साथ फिट बैठ रहा है, उसको वहां पे ले जाके जो है फिट कर दो, चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर। तो क्या करना है, सुनो, उपलब्ध कराए। तो लॉकडाउन में क्या है, गवर्नमेंट जो है राशन की दुकानों पे जो पैसे से मिलते थे, 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल, ठीक है, और उस समय चना वगैरह नमक वगैरह सब लगा मिलने, तो जो पैसे से मिल रहे थे तो वो मिल ही रहा था, प्लस महीने में 2 बार फ्री भी मिलता था, ठीक है, 2 बार महीने में फ्री भी मिलता था। तो क्या है, अब देखो, हम लोग एक विकासशील देश हैं, विकसित देश नहीं है, और हमारे पास इतना साधन नहीं है, हमारी सरकार के पास इतना पैसा नहीं है कि वो लॉकडाउन के टाइम में ही हर परिवार के घर में, ठीक है, हर परिवार के घर में उसकी संख्या के अकॉर्डिंग खाने पीने, पहनने ओढ़ने, नहाने धोने सबकी वस्तुएं पहुंचा दें। इतना हम लोग आर्थिक रूप से समृद्ध या मजबूत नहीं है। तो जितना सरकार कर पाती है उतना करती है। क्या रीजन ऐसा रहा कि नीति निर्देशक तत्व को इनफोर्सेबल नहीं बनाया गया, प्रवर्तनीय नहीं बनाया गया? अगर प्रवर्तनीय बना देते हैं तो होता क्या, कोई योजना अगर पैसे की वजह से विफल हो रही है, सरकार के पास पैसा नहीं है, तो पता क्या चलता, ये पहुंच जाते हैं कोर्ट में कि सरकार तो जो है योजना चला रही थी और जो है कि बंद कर दी। तो सब मजबूरी में सरकार को क्या करना पड़ता, योजना चलाना पड़ता। अब उसके लिए पैसा नहीं है, क्या करता, विदेशों से कर्ज लेता। समझ रहे हो, तो ये समस्याएं हमारे सामने आती। तो इस टाइप की समस्या ना उत्पन्न हो, इस वजह से संविधान निर्माताओं ने इसको क्या किया, प्रवर्तनीय नहीं बनाया। हाँ, मगर ये जरूर कहा कि जब जब तुम लोग कानून बनाना तो इसको ध्यान में रख के ही बनाना। तो ये तो होता ही है, देखो ना कितनी योजनाएं हैं, ठीक। स्त्री एवं पुरुष दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन दे। क्या मिलता है, बिल्कुल मिलता है। कैसे मिलता है, हम लोग देख लें कैसे मिलता है। अब देखो, अगर एक साथ एसएससी जेई का मान लो फॉर्म आया, सबने भरा, और मान लो महिला और पुरुष दोनों को नौकरी मिली, तो क्या महिला का सैलरी पुरुष से कम होगा और पुरुष की ज्यादा होगी? नहीं। तो क्या है, समान कार्य के लिए समान वेतन। मार्केट में अगर हम लोग चले जाएं, कहाँ, मजदूरों के पास, ठीक, मजदूरों के पास चले जाएं, अगर मजदूरों के पास जाए तो मजदूरों में महिला मजदूर भी होती है। तो अगर 500 रुपये पुरुष मजदूर पा रहा है तो महिला मजदूर जो है वो भी 500 रुपये लेती है। समझ रहे हो, तो यहाँ क्या है, समान कार्य के लिए समान वेतन, ठीक। तो ये 39A। अब देखो, ये कैपिटल ए, अब कैपिटल ए और विदाउट ब्रैकेट, तो विदाउट ब्रैकेट में जब होता है तो वो क्या होता है, एक स्वतंत्र अनुच्छेद होता है। और जब ब्रैकेट में होता है तो वो क्या होता है, वो उस अनुच्छेद का पार्ट होता है, खंड होता है, ठीक। तो ये एक स्वतंत्र अनुच्छेद है, ठीक है। अब देखें, राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह लोगों को कि वह लोगों को निशुल्क, ठीक है, निशुल्क विधिक सहायता, ठीक ना, विधिक या कानूनी सहायता प्रदान करे, ठीक। तो अब क्या हम लोगों को विधिक सहायता जो है निशुल्क रूप से मिलती है? यहाँ सेंस क्या है, यहाँ सेंस ये है कि जब कभी कानून से संबंधित कोई बात आए, कोई परेशानी आए, पुलिस कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई बात हो, तो वहाँ पे क्या हो कि हमें निशुल्क सहायता प्रदान किया जाए। परंतु बच्चों लिखा तो है, ठीक है, लिखा तो है। अब देखो, यहाँ लिखने का मतलब ये नहीं है कि प्रदान करे, करे मतलब अनिवार्य नहीं है, प्रदान करने का प्रयास करेगा, ठीक है, सही जो सेंटेंस है, प्रयास करेगा। तो अभी देखो, इतना नहीं साधन है हमारे पास कि सब कुछ हम लोग फ्री कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। जब विकसित होंगे देखा जाएगा। 140 करोड़ की आबादी छोटी मोटी आबादी है, इतनी बड़ी आबादी और हमारा देश विकासशील, कहाँ इतना धन है, ठीक। तो जो लोग गरीब वर्ग के लोग होते हैं उनको निःशुल्क विधिक सहायता मिलती है, ठीक। अब जैसे जैसे यहाँ 3 संस्थाओं के नाम लिख देता हूं, नलसा, सलसा
डलसा। अब ये क्या है बच्चों, ध्यान से सुनो। जैसे हमारा केस अगर गया कहाँ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गया तो ये जो डलसा नामक संस्था है, हम वहां जाएंगे और बोलेंगे कि हम वकील का खर्च जो है और कागज पत्र का खर्च हम नहीं उठा सकते हैं, ठीक है, इतना हमारी आमदनी नहीं है, तो हमें जो है हमें जो है कानूनी सहायता प्रदान करिए। तो ऐसी स्थिति में ये संस्थान क्या करेगा, सरकारी वकील उपलब्ध करवाएगा। ठीक, अगर हमारा केस कहाँ गया, हाई कोर्ट में गया, ठीक ना, हाई कोर्ट में गया, ठीक, यानी एस मतलब स्टेट, स्टेट का ही, राज्य का ही कोर्ट है हाई कोर्ट, यानी उच्च न्यायालय। तो वहां गया तो अब सलसा नामक संस्था में हम जाएंगे, वहां हम मांगेंगे वकील सरकारी, मिलेगा, जरूर मिलेगा। फिर सुप्रीम कोर्ट में गया तो एन से क्या हो गया, नेशनल, ठीक है, तो राष्ट्रीय हो गया। तो यहाँ जब जाएंगे तो हमें यहाँ भी सरकारी वकील मिल जाएगा। तो कह तो रहा है कि लोगों को निःशुल्क विधिक सहायता दीजिए, परंतु अभी नहीं दे पा रहे हैं। जो कमजोर वर्ग के लोग हैं समाज के, उनको दिया जा रहा है। वीकर सेक्शन सोसाइटी जो है, समाज के कमजोर वर्ग के लोग, उनको दिया जा रहा है। ठीक है, चलो, तो बात यहाँ तक क्लियर। अब आएंगे, ठीक है, यहाँ देखेंगे अनुच्छेद 39A। ठीक, क्या लिखा है ये देखो, 39A ब्रैकेट वाला, ये तो पहले से चला आया, मगर इसको क्या किया गया, बाद में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। ठीक है, तो 42वें संशोधन के द्वारा इतनी ज्यादा चीजें संशोधित की गई हैं कि 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, लघु संविधान बोलते हैं, इतना ज्यादा पॉइंट इसमें है। ठीक, तो यही देखो। ठीक, तो अगर क्वेश्चन पूछा किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करे, तो हमारा आंसर क्या है, 39 विदाउट ब्रैकेट ए। ठीक है, यहाँ ये लिखा रहेगा ए, इसको मत गलती से बच्चों लगा देना, अंतर दोनों का देख लो, कब ए देना है विदाउट ब्रैकेट वाला, और कब जो है ब्रैकेट के अंदर वाले ए को आंसर देना है, इसके अंतर को यहाँ ध्यान में रखना। ठीक, अच्छा, अब ये जोड़ा कब गया, 39A विदाउट ब्रैकेट वाला ये। ठीक, तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। जब इसको हम बुलाते हैं तो क्या बुलाते हैं, 39 क्लाज ए, 39 क्लॉज ए, मगर जब इसको बुलाना होगा तो हम क्या बुलाएंगे, 39A। क्लॉज शब्द का यूज नहीं करेंगे। जब क्लॉज नहीं यूज करेंगे तो ये क्या होगा, एक स्वतंत्र विषय हो जाएगा। बात यहां तक की बच्चों क्लियर। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आ जाए अब जरा अनुच्छेद 40 में। देखो, इस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है। इसमें कहा गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों को ऐसी इतनी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा कि वो अपने कार्यों को, ठीक है, स्वतंत्र होकर कर सकें, स्वतंत्र होकर कर सकें। तो अब बच्चों देखो, अनुच्छेद 40 जो है, एक बात तो यहाँ पे ये है कि ये जो अनुच्छेद 40 है, अगर क्वेश्चन पूछे कि गांधीवादी सिद्धांत, ठीक ना, गांधीवादी सिद्धांत किस अनुच्छेद में सबसे ज्यादा दिखाई देता है, ठीक है, तो गांधीवादी सिद्धांत जो है कहाँ दिखाई देता है सबसे ज्यादा, अनुच्छेद 40 में। ठीक, अब याद रखो बच्चों कि गांधीवादी सिद्धांत के साथ साथ 3 सिद्धांत हैं। 3 सिद्धांत कौन कौन से, एक है समाजवादी सिद्धांत, समाजवादी, एक है गांधीवादी, और एक है बच्चों उदारवादी, उदारवादी। तो ये सब जो आर्टिकल है ना, ये आर्टिकल, ये जाके इन 3 थॉट में, 3 सिद्धांतों में जाके ये फिट होते हैं। कुछ कुछ आर्टिकल जो है जाके सब क्या होगा, अलग अलग आर्टिकल इसमें जाके फिट होते हैं। तो जब यूपीएससी की पढ़ाई की जाती है तब इसको ऐसे नहीं पढ़ा जाता है। यूपीएससी की जब पढ़ाई की जाती है तो इसको ऐसे नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, ये कॉलम बनता है, कॉलम बनता है। समाजवादी सिद्धांत, इसमें कौन कौन अनुच्छेद आएंगे, गांधीवादी सिद्धांत, इसमें क्या आएगा, ठीक है, ऐसे कॉलम बनते हैं। परंतु वनडे वालों से इस टाइप से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछते हैं। तो मैं गांधीवादी सिद्धांत, समाजवादी सिद्धांत, उदारवादी सिद्धांत, ठीक है, ये कौन कौन से आर्टिकल को अपने अंदर समाहित करेगा, ठीक है, ये मैं नहीं बता रहा हूं। ठीक, चलो
ठीक है, तो ये जो है गांधीवादी सिद्धांत। अब क्या है, स्वतंत्र होकर अपने कार्यों को ग्राम पंचायत के लोग कर सकें। तो अब देखो जैसे गाँव में क्या होता है, गाँव में ग्राम प्रधान है, अब वो क्या देखता है कि सड़क बन रहा है, ठीक ना, सड़क बन रहा है, ये सड़क बनाना है, तो रिपोर्ट बना के शासन को भेजता है, डिमांड करता है कि जो है कि यहाँ पे सड़क बनवाना है, खड़ंजा बिछवाना है, पुलिया बनवानी है, लाइट ठीक कराना है। तो ये क्या है, ये स्वतंत्र होकर अपने कार्य कर रहे हैं, ठीक है, इनको कोई रोक नहीं रहा है, आवश्यकता है तो ये गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी अनुच्छेद से प्रेरित होके आगे चल के हमारे वहाँ पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत होगी, ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत होगी हमारे वहाँ, समझ रहे बच्चों। तो पंचायती राज व्यवस्था ये हम लोग अलग से एक चैप्टर में देखेंगे, ठीक है, अलग से एक चैप्टर में देखेंगे, तो इसको यहाँ अभी हम लोग को नहीं समझना है, ठीक। मैं जब पंचायती राज व्यवस्था स्टार्ट करूंगा तो 40 को कनेक्ट फिर से करूंगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अब आ जाए 41 पे। 41 राज्य का यह दायित्व होगा कि वह लोगों को बेकारी, बीमारी, बुढ़ापा आदि दशा में काम, शिक्षा तथा लोक सहायता प्रदान करे, ठीक है। तो बेकारी की दशा में, बेकारी मतलब बेकार बैठे हैं, बेरोजगार हैं, बीमार हैं, बूढ़े हो गए हैं, ठीक है, बूढ़े हो गए हैं, तो ऐसी दशा में क्या है, हमको काम दे, शिक्षा दे तथा लोक सहायता दे। तो देखें हम अगर कि क्या मिल रहा है काम, बिल्कुल। अब देखो योजनाओं को यहाँ मैंने कहा था कनेक्ट करना है, जैसे देखो मनरेगा, तो मनरेगा आया है ना, ठीक है, मनरेगा आया है कि नहीं। अब इससे क्या है, मजदूरों को 100 दिन के रोजगार की गारंटी मिली, प्लस फॉर्म हमेशा आते रहते हैं, ठीक है, यूपीपी का आ रहा है, जूनियर असिस्टेंट का आ चुका है, पेट का पेपर जो है इसका नोटिफिकेशन आ गया, फॉर्म भरा जा रहा है। तो ऐसे जो है ये रोजगार जो हमको मिल रहे हैं, तो वो क्या है, वो काम ही तो है, ठीक है, काम ही तो है। प्राइवेट सेक्टर में भी लोगों को काम है, तो सरकार का दायित्व का क्या होगा कि वो लोगों को काम प्रदान करे। दूसरा शिक्षा प्रदान करे। तो देखो शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ है 2009 में, और उसी के तहत मैंने पढ़ा है ना फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 21A। तो 21A के तहत क्या है, 21A के तहत मिला हुआ है ना 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क, ठीक है, एवं अनिवार्य शिक्षा। तो शिक्षा की बात करें तो इस क्षेत्र में भी सरकार काम कर रही है। अब सबको लग रहा होगा कि सर हर बात में आप जो है सरकार की तारीफ ही कर रहे हैं। तो यहाँ बच्चों ये चैप्टर जो है, इस चैप्टर में मेनली आलोचना नहीं किया जाता है, ठीक है, क्रिटिसाइज करने की कंडीशन जो है यहाँ पे ना के बराबर है, ठीक है। तो जहां तक ज्यादा प्रयास हो आप जो है यहाँ पे सकारात्मक दृष्टिकोण गवर्नमेंट के प्रति रखेंगे। शिक्षा तथा लोक सहायता की बात करें तो देखो लोक सहायता में क्या है, जैसे वृद्ध लोग हैं, वृद्ध लोगों के खाते में वृद्धावस्था पेंशन आ रहा है, ठीक है, तो लोक सहायता ही तो है ये। फिर गांव के जो किसान हैं उनके खाते में जो है 2000 रुपये आ रहे हैं, तो ऐसे जो इनको सुविधाएं मिल रही हैं, तो ये क्या है, लोक सहायता ही तो है, ठीक है। तो सरकार जो है इस दिशा में काम कर रही है, ठीक। अनुच्छेद 42 राज्य का यह दायित्व होगा कि वह लोगों को ये थोड़ा सा लाइन करेक्ट नहीं है, कि वह लोगों को यहां लिख देते हैं न्यायोचित और मानवोचित दशा में, ठीक है, न्यायोचित और मानवोचित दशा में काम प्रदान करे, ठीक है, काम प्रदान करे, ठीक। अब देखो बच्चों अभी तीसरा भी समझा लें, काम प्रदान करे तथा स्त्रियों को प्रसूति सहायता, स्त्रियों को प्रसूति सहायता उपलब्ध कराए। तो अब देखो सरकार जो है हम लोगों को काम दे रही है, अब काम दे रही है तो किस दशा में दे रहा है, तो न्यायोचित दशा में या न्याय संगत दशा में। क्या है ये, अभी इसको देखेंगे। दूसरी तरफ स्त्रियों को प्रसूति सहायता उपलब्ध कराता है, जैसे कोई शहर हो, हर शहर में बच्चों सिटी हॉस्पिटल होते हैं, सदर अस्पताल, और सदर अस्पताल एक महिला और एक पुरुष का, ठीक है, दोनों अलग अलग आमने सामने लगभग होते हैं।
तो सदर हॉस्पिटल हो या मेडिकल कॉलेज, वहाँ पे जब महिलाएं जाती हैं तो उनका प्रेगनेंसी का केस हो या कुछ भी इस टाइप का, या उनका कोई इंटरनल, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, तो कोई फीस वगैरह नहीं लगता है। बस पर्चा जो है वो 1 या 2 रुपए का पर्चा लगता है, ठीक। और पर्चा लगेगा, डॉक्टर देखेंगी, दवाई लिखेंगी, ठीक है, हो गया। डिलीवरी वगैरह का जो चार्ज है सब फ्री है। और तो जो है सरकार जो है डिलीवरी कराने के बाद पैसे भी देती है महिलाओं को। तो क्या है, स्त्रियों को प्रसूति सहायता उपलब्ध कराना, ठीक। अब अगला देखो, अनुच्छेद 43, राज्य लोगों को जीवन निर्वाह योग्य मजदूरी प्रदान करेगा, ठीक ना, जीवन निर्वाह योग्य। अब जीवन निर्वाह योग्य मजदूरी, ठीक है, प्रदान करेगा। सुनो जरा, अब देखो यहां तीनों को एक साथ देखो, यहां क्या बोला है, राज्य काम प्रदान करे। यहां क्या बोला है कि काम अगर दे रहा है तो न्याय संगत दशा में या मानवोचित दशा में काम दे। मतलब क्या है, मतलब इसका बच्चों यहाँ पे ये है कि सरकार अगर काम दे रही है, ठीक है, तो अब काम दे रही है तो ये नहीं कि पता चले कि काम पे लगा दिया, बाढ़ आने वाला है, बांध टूटने वाला है, अब बांध टूटने वाला है, वहां पे काम पे लगेगा कौन, एनडीआरएफ की टीम लगेगी, परंतु यहाँ किसको लगा दिया, मजदूरों को, ठीक। तो ये क्या हो गया, ये गड़बड़ हो गया, मानवोचित दशा ये नहीं है। रात में 12 बजे काम दिया, सुबह जो है 6 बजे छोड़ा, तो ये क्या हो गया, मानवोचित दशा नहीं हुआ। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है, 41 कह रहा है काम दो, 42 कह रहा है कि काम दे रहे हो तो मानवोचित दशा में देना, एक ठीक ठाक दशा में देना। और 43 क्या कह रहा है, 43 कह रहा है कि काम दिए, मानवोचित दशा में दिए, परंतु इतना तो वेतन दे ही देना कि हमारा जीविका जो है वो क्या हो, चल जाए। तो इसलिए देखो क्या लिखा है कि जीवन निर्वाह योग्य मजदूरी प्रदान करे। मजदूरी प्रदान करना यानी कि वेतन प्रदान करना, समझ रहे हो। तो ये कैसे याद होगा, 41, 42, 43। 41 में क्या है, काम देने की बात किया, 42 में काम दिया परंतु मानवोचित दशा में देने की बात किया है, और 43 में क्या है कि मानवोचित दशा के साथ साथ, ठीक है, काम दिए, मानवोचित दशा में दिए, परंतु इतना तो सैलरी दे ही देना कि हमारा जो है खर्च चल जाए। तो ये 41, 42, 43, ठीक, क्लियर। अब आ जाओ अनुच्छेद 44, समान नागरिक संहिता, ठीक है, समान नागरिक संहिता। ये थोड़ा सा बच्चों ज्यादा विवादित बात है, ठीक है, ज्यादा विवादित बात है, इसको न टच किया जाए तो ही सही होगा, ठीक है, विवादित बात है। समान नागरिक संहिता, सरकार इस पे कार्य करेगी, विशेष रूप से बीजेपी गवर्नमेंट, उसके जो है घोषणा पत्र में था कि हम समान नागरिक संहिता लागू करेंगे। कब लागू करेंगे ये उनका मुद्दा है, ये हमारा मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा ये है कि हम कैसे जो है नीति निर्देशक तत्वों को तैयार रखते हैं, ठीक है। तो बस थोड़ा सा बस समझ लें क्या है समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ये है बच्चों, उत्तराधिकार का मैटर, ठीक है, बच्चे गोद लेने का मैटर, संपत्ति का मैटर, फिर इसके बाद से तलाक का मैटर। तो कुछ दीवानी केस होते हैं, ये दीवानी केस जो होते हैं ये धर्म के आधार पर निर्णय दिए जाते हैं। हमारे वहां कुछ और होगा, मुस्लिमों के यहाँ कुछ और होगा, क्रिश्चियन के वहां कुछ और होगा। जैसे हमारे वहां हिंदू जो है केवल 1 शादी कर सकता है, परंतु मुस्लिम जो है वो 4 शादियां कर सकते हैं, ठीक है, 4 शादियां कर सकते हैं। तो ओवरऑल कुछ इसमें आपत्तिजनक बातें भी आती हैं, जैसे 3 तलाक का मैटर इसी में है, ठीक ना, काफी विवादित है। तलाके बिद्दत, तलाके हसन, तलाके अहसन। अब यहाँ तीनों को यहाँ समझाने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो ना, हम सब विद्यार्थी हैं, हम सब विद्यार्थी हैं। अब बात सही हो या गलत ये कौन तय करेगा, सरकार और न्यायालय, हम लोग नहीं, विद्यार्थी हम लोग को तय नहीं करना है क्या सही है क्या गलत। हम लोग को केवल देखना है अपना क्वेश्चन, जिससे हम सफल हों और जो नौकरी चाह रहे हैं वो हमें मिल जाए। तो जो धर्म के आधार पे जो न्यायिक निर्णय होते हैं ना, इन्हीं को खत्म करने की बात की जा रही है, ठीक है, इन्हीं को खत्म करने की बात की जा रही है कि धर्म के आधार पे कोई निर्णय नहीं होगा। सभी लोगों को हम क्या करेंगे, समान रूप से, ठीक है, समान रूप से न्याय प्रदान करेंगे।
तुम इस धर्म के हो तो तुमको तुम्हारा केस ऐसे हैंडल होगा, तुम्हारा ऐसे होगा, ये नहीं। परंतु ये बच्चों लागू करना इतना आसान नहीं है। सबसे बड़ी समस्या आएगी ट्राइब्स एरिया में। ट्राइब्स एरिया में जब जाएंगे तो वहाँ पे जो ट्राइब्स हैं उनके वहाँ अलग अलग रीति रिवाज हैं, और जब आप एक ही डंडे से सबको हाँकेंगे तो फिर दिक्कत होने लगेगा, समझ रहे हो। तो सरकार कैसे इसको लागू करती है, ये तो बड़ा रोचक विषय होगा, देखने का विषय होगा कि कैसे इसको लागू करेगी सामान्य नागरिक संहिता को। तो ओवरऑल याद क्या रखना है, अनुच्छेद 44 में क्या कहा गया है। तो अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि राज्य का यह दायित्व होगा कि भारत की प्रत्येक जनता को वो क्या करे, समान नागरिक संहिता के तहत ले आए। ठीक, क्लियर। अब आ जाओ 45। राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वो 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल करेगा तथा उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करेगा। करता है? यस, बिल्कुल करता है। कैसे करता है तो देखो, सुना होगा चाइल्ड हेल्पलाइन, ठीक है, चाइल्ड हेल्पलाइन वालों का। तो अब ये चाइल्ड हेल्पलाइन जो है ये क्या करता है, जब भी कहीं इनको सूचना मिलती है कि कोई नवजात शिशु ऐसे ही कोई छोड़ गया है तो ये आते हैं, उसको ले जाते हैं और अनाथ आश्रम में उसका क्या होता है, बच्चे का पालन पोषण होता है। तो 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे अगर कहीं भी मिलते हैं तो सरकार क्या करती है, ठीक है, अनाथ आश्रम के माध्यम से उनका, ठीक है, देखभाल करता है। प्लस जब वो 4 साल 5 साल के हो जाते हैं तो उन्हें फिर बेसिक बातें शिक्षा की बतानी शुरू कर दी जाती है, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है, शिक्षा के अवसर प्रदान करना, ठीक है। तो बस वही बात है। फिर क्या कि किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि राज्य का यह दायित्व होगा कि वो 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को क्या करे, देखभाल करे और उनको शिक्षा के अवसर प्रदान करे। तो अनुच्छेद 45 क्लियर। ठीक, आगे चलते हैं। अब 46, राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा समाज के कमजोर वर्ग, ठीक ना, समाज के कमजोर वर्ग। अब ये जो वीकर सेक्शन है, ठीक है, समाज का जो कमजोर वर्ग है, तो क्या कह रहा है, इनके हितों का कल्याण करे। तो अब देखो, हम देखें अगर तो एससी हो या एसटी और समाज के कमजोर वर्ग में किसको माना गया, ओबीसी और प्लस ईडब्ल्यूएस। एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, तो ये समाज के कमजोर वर्ग हो गए, ठीक है। तो अब एससी एसटी और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस ये समाज के कमजोर वर्ग, और एससी एसटी को तो साफ बोल दिया है, ठीक है, कि इनके हितों का क्या करे, राज्य कल्याण करे। तो अब क्या देखें कि क्या कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। जैसे देखो रिजर्वेशन यानी आरक्षण, ठीक है, आरक्षण मिल रहा है, इससे क्या है, नौकरी प्राप्त हो रही है, ठीक है, ईडब्ल्यूएस को भी, एससी एसटी को भी, ओबीसी को भी। प्लस विश्वविद्यालयों में चाहे डिग्री कॉलेज चाहे यूनिवर्सिटी, वहाँ पे जब ये प्रवेश ले रहे हैं तो उस स्थिति में भी हम क्या देख रहे हैं, उस स्थिति में भी हम ये देख रहे हैं कि वहाँ पे इनको स्कॉलरशिप वगैरह तो मिल ही रहा है, ठीक है, प्लस इंट्रेंस एग्जाम जो है, ठीक है, वहाँ भी नंबर में छूट मिल रहा है, समझ लो, नंबर में छूट मिल रहा है। तो ये क्या है, इनके हितों का कल्याण ही तो हो रहा है, समझ रहे हो, इनके हितों का कल्याण ही तो हो रहा है। बहुत सारी योजनाएं ऐसी आती हैं जो विशेष रूप से इस वर्ग के लिए होता है, ठीक है, इस वर्ग के लिए होता है, तो इनका कल्याण किया जा रहा है। ठीक, 47, राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह लोगों के जीवन स्तर, पोषाहार स्तर तथा लोक स्वास्थ्य को सुधारने का प्रयत्न करेगा और नशीले पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध लगाएगा। तो जीवन स्तर, पोषाहार स्तर और लोक स्वास्थ्य, देखो जीवन स्तर ऊंचा करने के लिए क्या है, सरकार ने क्या किया है, प्रधानमंत्री आवास दिया है ना लोगों को, ठीक है, प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराया है सरकार ने जीवन स्तर ऊंचा करने के लिए, ठीक। प्लस जो है सरकार चाहे निजी सेक्टर में और चाहे गवर्नमेंटेड सेक्टर में रोजगार के अवसर जो है ये भी दे रहा है, ठीक है। पोषाहार स्तर की बात करें तो स्कूलों में मिड डे मील चलता है, वो अलग बात है कि जो मिड डे मील तैयार करा रहा है वो सारी चीज़ें दे रहा है कि नहीं दे रहा है, मगर गवर्नमेंट की तरफ से पैसा पास हो रहा है, ठीक है। तो वो क्या है, जो बच्चे गरीब वर्ग के हैं वो अगर स्कूल का वो भोजन करते हैं
जो सूची में, जो वहाँ की मेन्यू में है, तो उनका स्वास्थ्य क्या होगा, सुधरेगा। ठीक है, सुधरेगा, वो बच्चे कुपोषित नहीं दिखेंगे। तो ये क्या है, पोषाहार स्तर को ऊंचा करने का प्रयास। प्लस आंगनबाड़ी के द्वारा, ठीक है, दलिया वगैरह और तमाम खाने पीने की चीज आती है, तो ये क्या है, पोषाहार स्तर को ऊंचा करना। लोक स्वास्थ्य को सुधारना, सड़क पे मच्छर भगाने वाला, ठीक है, धुआं छोड़ना, नहरों में लिक्विड डालना, ठीक है, ताकि मच्छर जो है वो सब मर जाएं, कीड़े मर जाएं, समझ रहे हो। प्लस यातायात विभाग के द्वारा धुआं देने वाली गाड़ियों का चालान कर देना, सीज कर देना उनको। अलग से जो है एनजीटी जैसा डिपार्टमेंट बनाना, ठीक ना, जो पर्यावरण प्रदूषण को जांचता है। तो अब ये क्या है, ये स्वास्थ्य को सुधारने की दिशा में ही तो काम हो रहा है। जांच अधिकारी नियुक्त होते हैं कि कोई अगर जो है होली का समय है, खोआ बेच रहा है, जाके जांच अधिकारी चेक करेगा कि तुम जो है गलत सामान तो नहीं दे रहे हो। तो ये हमारे स्वास्थ्य को सुधारने के लिए ही काम हो रहा है। ठीक, तो ये बच्चों यहाँ पे क्लियर। नशीले पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध लगाएगा। सरकार की देखो इनकम बच्चों खराब है, इस वजह से हर राज्य सरकार ने शराब पे प्रतिबंध नहीं लगाया है, परंतु बिहार ने लगा दिया, गुजरात में पहले से लगा हुआ है, समझ रहे हो। हमने नहीं लगाया अभी, यूपी ने नहीं लगाया है। क्यों, बड़ी जनसंख्या वाला बच्चों ये राज्य है, आमदनी बहुत अच्छी है नहीं हमारी, तो अगर लगा देंगे तो फिर क्या होगा, फिर दिक्कत हो जाएगी, आर्थिक स्थिति राज्य की खराब हो जाएगी। हालांकि राज्य बार बार मना करता है कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सिगरेट वगैरह जो है उसके डब्बे पे अजीब अजीब जो है फिगर बने होते हैं, समझ रहे हो, तो हम लोग फिर भी उसका यूज करते हैं। परंतु चलो यहाँ तक की तो बात ठीक है। क्या सरकार हेरोइन, ठीक है, अफीम वगैरह क्या खुलेआम जो है पान की गुमटियों में जैसे बिकते हैं पान, क्या वैसे बिकता है? नहीं। तो सरकार ने क्या है, ऐसे जगहों पर प्रतिबंध लगाया ही है। ठीक, आगे देखें 48, राज्य का यह दायित्व होगा कि वह कृषि और पशुपालन को आधुनिक तथा वैज्ञानिक विधि से उन्नत करने का प्रयास करेगा। ठीक, अभी इसको देखेंगे। तो कृषि को और पशुपालन को वैज्ञानिक विधि से उन्नत करने का बात कर रहा है। तो वैज्ञानिक विधि से उन्नत करना मतलब क्या, जैसे देखो एक समय ऐसा था बच्चों जब हमारे वहाँ कृषि जो है बहुत बहुत खराब होती थी, ठीक है, और हम जो है गेहूं और चावल पे ही, ठीक है, गेहूं और चावल का क्या करते थे, हम आयात करते थे। तो हुआ क्या, भारत में MS स्वामीनाथन, इनके योगदान से क्या हुआ, हरित क्रांति आया, ग्रीन रिवॉल्यूशन। और फिर जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया तो हम क्या है, गेहूं चावल के क्षेत्र में, विशेष रूप से गेहूं के क्षेत्र में क्या हुए, हम आत्मनिर्भर हो गए। तो हमारी क्या हुई, कृषि उपज जो है, प्रोडक्शन जो है वो बढ़ गया। कैसे बढ़ा, वैज्ञानिक विधि से बढ़ा। मैक्सिको से नार्मन बोरलाग, ठीक ना, नार्मन बोरलाग, तो मैक्सिको में जो गेहूं की बीज थी उसकी अलग अलग किस्में तैयार हुई, तो उसी का प्रयोग जो है भारत में भी हुआ, तो उपज बढ़ गई, समझ रहे हो। तो आज भी देखो खेतों में गाय के गोबर से खेती नहीं होती है, क्या यूज होता है, यूरिया यूज होता है, समझ रहे हो, यूरिया यूज होता है, तब हमारी उपज बढ़ी हुई है। अलग अलग टाइप की दवाएं डाली जाती हैं, चाहे वो आम का पेड़ हो या कुछ भी। ठीक, तो अब पशुपालन की बात करें तो पशुपालन में देखो पहले क्या था, पुआल खिलाते थे गायों को, भूसा खिला दिया, हो गया। बहुत होता था तो वो आटा चालने के बाद जो वेस्ट निकलता है, वेस्ट मटेरियल, ठीक, वो क्या है, चोकर, बस वो दे देते हैं। मगर आज अजीब अजीब टाइप के जो है प्रोडक्ट आ चुके हैं गायों के लिए, अलग अलग कंपनियां आ गई हैं, तो क्या है, वैज्ञानिक विधि से पशुपालन को भी तो सरकार विकसित कर ही रही है ना। ठीक, वैज्ञानिक विधि से उन्नत करना, दुधारू पशुओं के वध पर प्रतिबंध लगाएगा। ठीक है, तो देखो हमारे वहाँ गौरक्षक नियुक्त हैं, ठीक है, जो दुधारू पशु है उसको काटने पे, ठीक है, रोक लगाने का काम करते हैं। हालांकि उनके उनके द्वारा कुछ अराजक कार्य भी हो जाते हैं, जो कि एक सुर्खियां बन जाती हैं, एक चर्चा का विषय बन जाता है, ठीक है, वो एक अलग मैटर है। मगर सरकार ने साफ साफ बोला है कि दुधारू जो पशु हैं उनको नहीं काटा जा सकता है। ठीक, अब देख ले 48A, राज्य का यह कर्तव्य होगा, ये भी 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, कर्तव्य होगा कि वह पर्यावरण का संरक्षण तथा उसका संवर्धन करे और वन तथा वन्य जीव
की रक्षा का प्रयास करे। तो पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए और वनों को संरक्षित करने के लिए अलग अलग टाइप के बच्चों पर्यावरण संरक्षण के अधिनियम है, वन संरक्षण अधिनियम है। तो इससे क्या होता है, पर्यावरण का सुरक्षा होता है तथा वनों का सुरक्षा होता है। वन्य जीवों को बचाने के लिए उनके लिए भी अधिनियम है। देख लो, काला हिरण के शिकार में सलमान खान नप गए, ठीक ना, काफी झेला सलमान खान ने, सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, ठीक है, काला हिरण के शिकार में। तो क्या है, वन्य जीवों की रक्षा हो रही है, तभी तो ये लोग इतना झेलें, वरना क्या होता, फ्री हो गए होते हैं, कहीं कोई बात नहीं होती। ठीक, 42वें संशोधन के द्वारा ये भी जोड़ा गया है 76 में। 49, राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, स्थान और वस्तुओं का संरक्षण करे। तो स्मारक मतलब ये, जैसे कुतुब मीनार है तो राष्ट्रीय महत्व का है, संसद राष्ट्रीय महत्व का अगर घोषित कर दी है तो फिर उसका क्या होगा, रक्षा जो है पूरा विधिवत किया जाएगा। तो अब देखो, स्मारक तो कुतुब मीनार, अब उसकी देखरेख हो रही है, ठीक है। स्थान की बात करो तो बुद्ध जी का स्थान, महापरिनिर्वाण स्थान कुशीनगर, समझ रहे हो। फिर वस्तुओं का संरक्षण, सिंधु घाटी सभ्यता में चीजें मिली हुई हैं, इन सब के हम क्या है, संरक्षण का प्रयास करते ही हैं, संरक्षण हो ही रहा है। ऐसा थोड़ा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो वस्तुएं निकली हुई हैं वो हम आप आसानी से पा जाएंगे, लेके चले जाएंगे ना, सरकार उसकी सुरक्षा कर ही रही है, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे क्लियर। अब कौन घोषित करेगा राष्ट्रीय महत्व का है कि नहीं है, तो इसको घोषित कौन करता है, संसद। कोई वस्तु, कोई स्थान, ठीक है, कोई स्मारक राष्ट्रीय महत्व का है कि नहीं है, ये कौन घोषित करेगा, ये घोषित करता है संसद। और इसके लिए एक संस्था है, इसकी रक्षा के लिए पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। तो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग क्या करता है, तो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यही इनकी देखरेख करता है, ठीक है। इसकी रिपोर्ट बना के भेजता है कि प्राचीन समय की ये चीजें मिली हुई हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। इस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक किया जाएगा, ठीक है, पृथक किया जाएगा। तो न्यायपालिका जो है बच्चों कार्यपालिका से क्या होगी, पृथक होगी, अलग होगी। न्यायपालिका का कार्यपालिका से कोई जुड़ाव नहीं होगा। मतलब क्या है, जैसे संसद और कार्यपालिका दोनों एक दूसरे से जुड़े, जो व्यक्ति संसद का सदस्य है वही व्यक्ति क्या है, बन सकता है केंद्र में मंत्री। तो कार्यपालिका, मंत्री जो है किसका पार्ट है, कार्यपालिका का। और संसद, तो अब संसद का कोई सदस्य है तभी क्या है, वो केंद्र में मंत्री बन सकता है। तो कार्यपालिका और संसद, जिसको हम विधायिका बोलते हैं, ये दोनों एक दूसरे से देखो जुड़े हैं, परंतु न्यायपालिका नहीं जुड़ी है, ना संसद से और ना ही कार्यपालिका से। यानी कि न्यायाधीश बनने के लिए सांसद होना जरूरी नहीं है, ना ही मंत्री होना जरूरी है, परंतु मंत्री बनने के लिए सांसद होना जरूरी है, समझ रहे हो। हालांकि शुरू में सांसद ना रहो तो फिर क्या है, बन तो जाओगे मंत्री, परंतु 6 महीने के अंदर क्या है, संसद की सदस्यता आपको प्राप्त करनी है। परंतु न्यायपालिका में है क्या ऐसा, नहीं, ठीक है। क्यों, क्योंकि अनुच्छेद 50 क्या बोल रहा है, न्यायपालिका कार्यपालिका से क्या होगी, बिल्कुल पृथक होगी, अलग होगी, ठीक है। और यहाँ देखें 51, राज्य का यह दायित्व होगा कि वह अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखे, ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय विधि का पालन करे तथा दो देशों के बीच मधुर संबंध बनाए रखे। ओवरऑल बात यहाँ पे ये है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखे। अगर हमारा चीन और पाकिस्तान से किसी बात पे झड़प हो रहा है, जैसे गलवान घाटी का मुद्दा, समझ रहे हो, तो अगर कुछ ऐसे मुद्दे हैं विवादित, तो उन विवादित मुद्दों को देख के ये नहीं है कि हमको आक्रामक हो जाना है और आक्रामक होके हमको भिड़ जाना है, किससे, चीन से या पाकिस्तान से ही। हम जीतेंगे या हारेंगे इस बात का मैटर नहीं है, मगर क्या है, अंतरराष्ट्रीय शांति बाधित होगी। जैसे रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ तो समस्याएं बहुत हुई और अभी भी जारी हैं, रह रह के झड़प हो रही है, रह रह के युद्ध हो जा रहे हैं। तो वो एक लंबा केस है, उसका ज्यादा चर्चा यहाँ करने का मतलब नहीं है, ठीक। प्लस अंतर्राष्ट्रीय संधियों का पालन करे, ठीक है, विधियों का पालन करे। तो अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय संधि का पालन, तो अब जैसे देखो सरकार हमारी WTO से कुछ संधि की हुई है, ठीक है, WHO से कुछ संधि किया हुआ है। तो अब कहना यह है कि सरकार का दायित्व होगा, राज्य का यह दायित्व होगा कि वो उन संधियों का क्या करे,
पालन करे, माने उसको, ठीक है। तथा दो देशों के बीच मधुर संबंध बनाए रखे। भाई जाहिर सी बात है, अटैक नहीं करोगे, झड़प हो रही है तो उसको बातचीत करके सुलझा लो, तो अगर सुलझा लेंगे तो संबंध क्या है, मधुर बना रहे। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा यहाँ 51 तक कंप्लीट। और अब कुछ हम लोग डेटा देख लें। तो जॉन ऑस्टिन, ठीक ना, जॉन ऑस्टिन ने नीति निर्देशक तत्व को संविधान की क्या कहा है, आत्मा कहा है। अब याद रखना बच्चों, प्रस्तावना, इसको भी आत्मा कहा गया है। किसने कहा, डॉक्टर ठाकुरदास भार्गव ने, देखा था हम लोगों ने, ठीक है। अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32 इसको भी आत्मा कहा, किसने, BR अम्बेडकर ने। और अब देखो नीति निर्देशक तत्व जो है इसको भी आत्मा कहा जा रहा है। किसके द्वारा कहा जा रहा है, जॉन ऑस्टिन के द्वारा कहा जा रहा है। ये कौन है, ये राजनीतिक विचारक हैं, पॉलिटिकल थिंकर हैं, ठीक है, जॉन ऑस्टिन। अब देखो केटी शाह है, इन्होंने कहा है कि नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक अपनी सुविधा अनुसार नागरिकों को प्रदान करता है या अदा करता है। ठीक, सुनो, बैंक अपनी सुविधा अनुसार, जैसे सरकार की आमदनी है तब वो क्या कर रहा है, तब वो हमें जो है योजनाएं दे रहा है, लाभ दे रहा है। नहीं है अगर तो नहीं दे रहा है, समझ रहे हो, नहीं दे रहा है। क्यों राशन की दुकान से केवल गेहूं और चावल ही दे रहे हो, कपड़ा भी दो, पेस्ट दो, ब्रश दो, जूता चप्पल सब उठा के दे दो, नहीं दे सकते। क्यों, क्योंकि उतनी आमदनी नहीं है। इसीलिए केटी शाह क्या बोल रहे हैं, केटी शाह कह रहे हैं कि डीपीएसपी एक ऐसा चेक है जो बैंक अपनी सुविधा अनुसार जनता को अदा करता है। ठीक, टीटी कृष्णामाचारी ने कहा है कि नीति निर्देशक तत्व एक सच्चा कूड़ेदान है। अब सच्चा कूड़ेदान मतलब क्या, सरकार कोई आया, मान लो वो हमारे लिए काम ही ना करे, ना ला योजना, तो 5 साल सत्ता में तो है वो, मगर नहीं ला रहा है, तो है क्या, कहने को तो यहाँ कह रहे हो कि ये काम करेगा वो काम करेगा, मगर हो क्या रहा है, काम नहीं हो रहे हैं। तो इस वजह से क्या बोल रहा है केटी शाह ने, क्या बोला है, सच्चा कूड़ेदान है। और डॉक्टर BR अम्बेडकर, इन्होंने कहा है नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता, ठीक ना, इन्होंने इसको अनोखी विशेषता कहा है। तो यहाँ तक बच्चों हम लोग का पूरा था, कंप्लीट हुआ हम लोग का नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। और कल हम लोग देखेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। तो आपके कुछ क्वेश्चन अगर हों तो कमेंट में आप भेज दीजिएगा, कोई बात ना समझ में आई हो तो वो भी आप भेज दीजिएगा, ठीक है, तो उसको हम कमेंट में ही रिप्लाई कर देंगे, ठीक है, वहाँ बता देंगे। चलिए, तो आज की क्लास को बच्चों यहीं पे रोकते हैं और फिर कल हम लोग फंडामेंटल ड्यूटीज के साथ मिलते हैं।